हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एक और नया कॉन्सेप्ट। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो फटाफट सेशन स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चे लाइव चैट में कमेंट करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। कल हमने पढ़ा था अनंत विस्तार की या अपरिमित विस्तार के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अपरिमित विस्तार के आवेशित भाग के कारण या आवेश के कारण अनंत लंबाई के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम इसमें सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉस की थ्योरम का, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे अपरिमित विस्तार की चालक तार के कारण अपरिमित विस्तार के परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक तो अचालक परत पढ़ेंगे और एक चालक परत पढ़ेंगे, दोनों ही अपरिमित विस्तार की होंगी। ठीक है। इनफाइनेटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक तो ये पढ़ना है और दूसरा ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज में आप दो टाइप की शीट पढ़ेंगे, एक तो कंडक्टिंग शीट पढ़ेंगे और दूसरी नॉन कंडक्टिंग शीट पढ़ेंगे। एक तो चालक परत पढ़ेंगे और दूसरी अचालक परत पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। क्या पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गाउस के नियम के गॉस थ्योरम, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। क्या पढ़ रहे थे हम? गाउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हमने सेकंड एप्लीकेशन पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनेटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनेट प्लेन शीट ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनेटली large plane sheet of charge या infinitely long plane sheet of charge, long plane sheet of charge, plane sheet of charge, electric field intensity due to infinitely long plane sheet of charge, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। और ये कौन सी शीट होगी? नॉन कंडक्टिंग शीट होगी। कैसी शीट होगी? नॉन कंडक्टिंग शीट होगी। कौन सी शीट के लिए अपन बात कर रहे हैं? नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए बात कर रहे हैं, अचालक परत के लिए बात कर रहे हैं। ध्यान दें फिर से, क्या है? एक अनंत विस्तार की या अपरिमित विस्तार की चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अपरिमित विस्तार की, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुने, क्या है? अपरिमित विस्तार की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अपरिमित विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, तो आपको इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक अपरिमित विस्तार की इनफाइनेटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज बनाई, इनफाइनेट प्लेन शीट ऑफ चार्ज बनाई। अनंत विस्तार की एक चालक परत बना दी। ये आपकी एक चालक परत हो गई। ठीक है। अनंत विस्तार की बनानी है आपको। कैसी बनानी है इसको? अनंत विस्तार की चालक परत बनानी है। ओके, अनंत विस्तार की चालक परत बनानी है। तो अनंत विस्तार की चालक परत बनाने के लिए हमने ये अनंत विस्तार की अपरिमित विस्तार की ये चालक परत हो गई, सॉरी अचालक परत हो गई। कैसी परत हो गई? ये अचालक परत है, अपरिमित विस्तार की अचालक परत है। ओके, इस तरह से ये आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। आपको ये अपरिमित विस्तार की अचालक परत है, इसके अपरिमित विस्तार वाले भाग में से मैंने एक भाग लिया, इसका अपरिमित विस्तार की है, लेकिन इसका भाग लेते हैं अपन ABCD। एक हमने इसका एक भाग कैलकुलेट किया ABCD। ठीक है। माना ABCD, सॉरी हमने क्या कहा? माना एक अपरिमित विस्तार की अचालक परत है जिसका भाग ABCD पर, जिसके भाग ABCD पर प्लस Q आवेश देने पर यह आवेश अचालक परत पर या अपरिमित विस्तार की परत पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार से ये एक समान रूप से ये आवेश वितरण हो गया। क्या बताया आपको? माना एक अपरिमित विस्तार की अचालक परत है, इसका हमने एक ABCD भाग लिया, इसका कोई भाग लिया। कितना भाग लिया? केवल ABCD लिया। ठीक है।
फिर हमने इस अपरिमित विस्तार की परत को आवेश दिया तो इसके पृष्ठ पर कहां वितरित होगा? पृष्ठ पर। कल पढ़ा था हमने लाइन पर वितरित होगा तो कैसे वितरित होगा? उसके लंबाई के अनुदिश। यहाँ पे कैसे वितरित होगा? पृष्ठ के अनुदिश। कैसे? पृष्ठ के अनुदिश। तो हमने क्या कहा कि एक अपरिमित विस्तार की चालक परत को जब प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस परत का ABCD हमने एक भाग लिया, परत का कुछ भाग लिया, वो कितना भाग है? ABCD भाग लिया। अच्छा, फिर इस अपरिमित विस्तार की परत पर एक बिंदु O स्थित है और इससे बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर इस परत के आवेश के कारण ABCD परत के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इस परत के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? हमको ज्ञात करनी है। इस तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे बिंदु O से समान दूरी पर दो क्षेत्रीय अल्पांश लिए। बिंदु O से समान दूरी पर क्या लिया? दो क्षेत्रीय अल्पांश लिए। समान दूरी पर दो अल्पांश लिए, क्षेत्रीय अल्पांश लिए, जिस पर जो इस क्षेत्रीय अल्पांशों का जो क्षेत्रफल है वो dA1 हो गया। कितना हो गया क्षेत्रफल इसका? dA1। और इसका कितना हो गया? dA2। ये क्षेत्रीय अल्पांशों के दो भागों का क्षेत्रफल हो गया dA1 और dA2। इसका चार्ज हमने क्या कहा? पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, तो dq और इसका भी आवेश कितना? dq। ठीक है, फिर से ध्यान दें, एक अपरिमित विस्तार की क्या थी आपके पास? अचालक परत है। जब इसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इस अपरिमित विस्तार की परत के पृष्ठ पर यह आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब हमने क्या किया? परत का एक परिमित भाग लिया ABCD, परत पर एक भाग लिया ABCD। तो इस ABCD भाग के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो इस परत पर एक बिंदु O लिया, उससे स्मॉल r दूरी पर लंबवत एक बिंदु P स्थित है जिस पर इस परत के आवेश के कारण ABCD परत के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमने आवेश वितरण में पढ़ा था कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसको दो छोटे-छोटे अल्पांशों या कई अल्पांशों में बांट सकते हैं। तो बिंदु O से दोनों ओर समान दूरी पर दो क्षेत्रीय अल्पांश लिए, dA1 और dA2 क्षेत्रफल वाले दो अल्पांश लिए जिनके आवेश dq हैं। अभी ये समान दूरी पर और समान आवेश है, समान दूरी पर है और कैसे हैं? समान आवेश है। ठीक है, क्या बताया? वी कंसीडर अ चार्ज नॉन कंडक्टिंग infinitely long plane sheet, charge non conducting infinitely large plane sheet. Its ABCD section is taken. When plus q charge is given to it, then it will be uniformly distributed over its surface. And a point O is situated on the surface of this plane non-conducting sheet, and from point O at a distance small r, a point P is situated. Perpendicularly distance r, a point P is situated, at which electric field intensity due to this non-conducting sheet is to be determined. Then to calculate electric field at this point P, we have to take two small charge element, two small surface element having surface area dA1 and dA2 on both sides of the sheet, having charge dq and dq. Okay, now अब हमने क्या किया? इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमने इनको ज्वाइन करवा दिया, यहां से इसको मिला दिया, इसको ऐसे ज्वाइन करवा दिया, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। अब ये दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करवा दिया, इन दोनों बिंदुओं को हमने क्या किया? यहाँ पे मिला दिया। जैसे आपने दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करवाया, तो ज्वाइन करवाने पर यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कितना बना? थीटा, और ये भी एंगल कितना बना? थीटा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। ये इसका सरफेस एरिया dA1 और ये इक्वल डिस्टेंस पर है, दोनों कैसे हैं? समान दूरी पर है। तो हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो dA1 चार्ज के लिए, dA1 आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे जाएगी? अवे, ये हो जाएगा dE1। ठीक है, और इस चार्ज के लिए इस सरफेस एरिया dA2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे, तो ये हो जाएगा आपका dE2। ये दोनों अवे हैं। अब आपने जैसे इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ये dE2, आपने इसको क्या किया? थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया, आगे की तरफ बढ़ाया ऐसे। तो ये एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट शीर्ष अभिमुख कोण से वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल थीटा,
और ये थीटा है, तो यहाँ पे ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और अगर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है तो इस D1 और DE2 को दो घटकों में विभाजित करना पड़ेगा। टू कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, DE1 and DE2 can be resolved into two mutually perpendicular component। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए DE1 और DE2 को दो लंबवत घटकों में विभाजित करना पड़ेगा। तो कर देंगे। तो DE1 के आपने दो घटक किए, एक घटक तो इधर की तरफ आएगा और ये आएगा DE1 cos थीटा, और इसके लंबवत एक घटक इधर की तरफ जाएगा और वो आएगा DE1 sin थीटा। ठीक है, अब आप ऐसे इस DE2 को भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे और इधर की तरफ क्या आएगा, DE2 sin थीटा, और इधर की तरफ इसका कंपोनेंट क्या आएगा, DE2 cos थीटा, DE2 cos थीटा। अब आप देखिए इस डायग्राम से क्या कह सकते हैं, देखो इसका चार्ज dq, इसका भी चार्ज dq, इसका आवेश कितना है dq, इसका भी आवेश कितना है dq। ये r दूरी है तो ये दूरी सेम ही होगी क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है ना, तो ये समान दूरी पर थे ना। ये बिंदु कैसे लिए थे अपन ने, समान दूरी पर लिए थे हमने। कैसे लिए थे, सेम डिस्टेंस पर लिए थे। तो ये सेम डिस्टेंस हो गई। सपोज दैट जो भी आप मान लें x, ये x और ये भी x और ये r, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगी। आवेश समान है, दूरियां समान है, तो तीव्रताएं भी क्या होंगी, समान होंगी। आवेश समान, दूरियां समान, कोण भी समान, तो तीव्रताएं क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, चार्ज सेम है, ये डिस्टेंसेस सेम है, तो इंटेंसिटीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसका मतलब हम यहां से ऐसे कह सकते हैं कि DE1 इक्वल टू DE2। DE1 का जो मान है वो बराबर आएगा DE2 के। DE1 जो इंटेंसिटी है वो इक्वल हो जाएगी किसके, DE2 के। ओके, अब अगर आपके DE1 और DE2 इक्वल हो गए, सो द कंपोनेंट DE1 sin थीटा एंड DE2 sin थीटा एट पॉइंट P, ये कौन सा पॉइंट था आपका P, एट पॉइंट P द कंपोनेंट DE1 sin थीटा एंड DE2 sin थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दे कैंसिल आउट ईच अदर। इस कारण से क्या है, यहां पर बिंदु P पर जो लंबवत घटक आए हैं DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा, वो परिमाण में समान, परिमाण में कैसे हैं, समान, और दिशा में कैसे हैं, विपरीत हैं। दिशाओं में कैसे हैं, विपरीत हैं। अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो इस शीट के कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे आएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आएगी, इस कंपोनेंट के कारण आएगी। कौन से, DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा। ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। कौन से घटक के कारण, ये DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा के कारण। जैसे एग्जांपल देखना, मान लो कि ये आपके पास एक शीट है, ये शीट है, तो इस शीट पर जो कंपोनेंट आया ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वो इक्वल है। ये शीट मान लो कि ये शीट है, तो इसके कारण जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट और नीचे की तरफ कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं कहूं कि इसके कारण रिजल्टेंट फील्ड बताइए इस शीट के कारण, तो आप क्या कहेंगे, इधर की तरफ जाएगी, परपेंडिकुलर टू शीट जाएगी। कैसे जाएगी, इस शीट के पृष्ठ के लंबवत जाएगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द शीट, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द शीट। ठीक है, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी। तो आपको केवल इसको करवाने का मतलब यही था कि आप समझ पाए कि शीट के सरफेस के, ये 3D डायग्राम है, शीट ऐसे ही होगी, ऐसे परपेंडिकुलर जाएगी। इस शीट की सरफेस के कैसे जाएगी, अवे। ठीक है, किधर की तरफ जाएगी, अवे। ये समझ आ गया। अब देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये सेम कंडीशन है, नॉन कंडक्टिंग शीट है। किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉन कंडक्टिंग शीट की बात कर रहे हैं, अचालक परत की बात कर रहे हैं। इस अचालक परत के कारण, अपरिमित विस्तार की अचालक परत के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक अपरिमित विस्तार की अचालक परत ली, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज लिया। ये आपकी प्लेन शीट हो गई, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यहां बना देते हैं।
दिस इज ए नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज लाइक दिस। ये आपकी एक अपरिमित विस्तार की अचालक परत हो गई, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इस तरह से आपका ये इनफाइनेटली लॉन्ग है, ये अनंत विस्तार की है या अपरिमित विस्तार की है। आपने क्या कहा था कि when plus q charge is given to this sheet then it will be uniformly distributed over its surface। तो ये जो शीट को जब प्लस क्यू चार्ज देंगे तो ये चार्ज शीट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये हो गया। नाउ सो यहां पर हम क्या करेंगे, क्या कहा आपसे कि माना एक अपरिमित विस्तार की अचालक परत है, जब इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब एक बात ध्यान रखना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है नॉन कंडक्टिंग शीट की कि आप जिस सरफेस को चार्ज दोगे केवल उसी पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। दो सरफेसेस हो गई ना, एक आगे की एक पीछे की, तो आप अगर आगे वाली सरफेस को चार्ज देते हो तो केवल उसी पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, पीछे नहीं जाएगा। वो जिस सरफेस पर चार्ज देंगे उसी पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। सो दिस इज द नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट। अब आपने क्या किया, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया तो ये प्लस क्यू चार्ज शीट की सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या माना, एक अपरिमित विस्तार की अचालक परत है, जब इसको प्लस आवेश देते हैं तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है, ओके। नाउ हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस नॉन कंडक्टिंग शीट। सो फ्रॉम द सरफेस ऑफ शीट at a distance small r, a point P is situated outside the sheet. From non-conducting sheet at a distance small r, a point P is situated outside the sheet, at which electric field intensity is to be determined. ठीक है, फिर से सुने, क्या बताया आपको, एक अपरिमित विस्तार की अचालक परत है, जब हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो इस परत के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस परत के कारण अपरिमित विस्तार का एक परत के कारण हमने इसका एक भाग लिया ABCD, जिसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लिया, इस परत का कितना S है, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका क्या आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या आएगी इसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, हम इसका लिखेंगे यहाँ पे क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप लिखते हैं सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा लिखते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सिग्मा बराबर Q अपॉन S, ठीक है। अगर S सरफेस कंसीडर A कर रहे हो तो A मान लो, इसको कोई दिक्कत नहीं, A सरफेस हमने कंसीडर की तो आप यहाँ पे सरफेस एरिया A ले सकते हैं, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो Q इक्वल टू क्या बनेगा, सिग्मा A, ये चार्ज आ गया। अब देखो इस अपरिमित विस्तार के परत के कारण हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस परत से r दूरी पर परत के बाहर की ओर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या करना है, इसके आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो r को हमने दूरी मानते हुए यहाँ पे एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। r को दूरी मानते हुए आपने क्या किया, यहाँ पे एक बंद पृष्ठ का निर्माण किया या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया। इसी प्रकार दूसरी ओर भी इस परत के क्या है, ये तो एक ओर ले लिया, इसी प्रकार इस परत से दूसरी ओर भी स्मॉल r दूरी पर, परत से दूसरी ओर भी स्मॉल r दूरी पर एक और बिंदु स्थित है P डैश, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस r को भी दूरी मानते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे एक बंद पृष्ठ बना दिया या गॉसियन पृष्ठ बना दिया। r को दूरी मानते हुए आपने यहाँ पे भी क्या किया, एक बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये सरफेसेस बना दी, बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ बना दिया, निर्माण कर दिया, मतलब ये जो चार्ज है ये क्लोज सरफेस के अंदर आ गया,
ये जो आवेश है वो किसके अंदर आ गया, बंद पृष्ठ के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया ये आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर आ गया। ठीक है, तब देखो इस बंद पृष्ठ के अंदर आ गया आवेश, तो हमने क्या किया इस पर, अब आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसे होगी, बाहर की ओर, ऐसे E वेक्टर अवे फ्रॉम द सरफेस। यहां पे भी कैसे होगी, बाहर की ओर होगी, अवे फ्रॉम द सरफेस। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बाहर की ओर। ठीक है, अब अगर आप इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ऐसे बनेगा इस दिशा में। नॉर्मल तो हमेशा अवे फ्रॉम द सरफेस बाहर की तरफ बनता है, और इस सतह पे भी नॉर्मल बनाओगे तो ये भी बाहर की तरफ बनेगा एन कैप। तो आपको क्या करना है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमने यहाँ पे एक सरफेस कंसीडर की, स्मॉल सरफेस ली, जिसका सरफेस एरिया हो गया ये S1 सतह हो गई, ये आपकी S2 सतह हो गई, या ऐसे करें ये हो गई आपकी क्या A1 सरफेस हो गई इसकी A1, और इस सरफेस को क्या कह दिया A2। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया लिया आपने, यहाँ पे क्या लिया DA1, क्या लिया DA1। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिया DA2। आप चाहे तो इसको S1 S2 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप जैसे यहाँ पे सरफेस एरिया इसका S कंसीडर कर लें, कई बुक्स में ये S है, तो आप यहाँ पे भी S लिख सकते हो। ठीक है, सरफेस एरिया, तो आप यहाँ पे S लिख देना, ऐसा करो यहाँ पे S1 लिख दो, इधर क्या लिख दो S2। तो ये सरफेस एरिया आ गया आपका इसका DS1, और ये सरफेस एरिया आ गया इसका DS2। ठीक है, अब एक चीज और, ये दो सरफेसेस हो गई, एक सरफेस ये भी तो है, तो इसका सरफेस एरिया मैंने क्या कहा यहाँ पे DS3। ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इसका अवे फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, इस तरह से इस पर अभिलंब बनाएंगे बाहर की ओर, अवे फ्रॉम द सरफेस। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल हो गया एन कैप, और इस सरफेस को नाम क्या दिया आपने DS3, और इसका पूरा वैल्यू S3। ठीक है, ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दें, क्या बताया आपको कि माना एक अपरिमित विस्तार की अचालक परत है, जब इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लस क्यू आवेश देने पर ये परत के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस अपरिमित विस्तार की परत का एक भाग लिया ABCD। ठीक है, जिसके कारण हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तब इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमने इसका क्या किया, पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन सरफेस एरिया Q अपॉन S, इसका मल्टीप्लाई किया तो Q इक्वल टू सिग्मा S। अब इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए परत से एक ओर r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर इस परत के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी प्रकार दूसरी ओर भी समान दूरी r पर एक दूसरा बिंदु P डैश स्थित है, दोनों ओर स्थित है ना इस तरफ, तो दूसरा बिंदु P डैश स्थित है, इस पर भी हमको इसके आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तब इस परत के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए r को दूरी मानते हुए बंद पृष्ठ का निर्माण कर दिया, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर दिया। क्या किया हमने, बंद पृष्ठ का निर्माण कर दिया, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर दिया, इस प्रकार से कर दिया। तो अब ये तीन सरफेसेस हो गई, ये वृत्ताकार सतह S1, ये वृत्ताकार सतह S2, अब ये बेलनाकार सममिति बनी है, तो आप इसको क्या कहोगे, वक्र पृष्ठ S3, वक्र पृष्ठ S3। तो इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, तीन छोटे छोटे सेक्शन बना दिए, तीन छोटे छोटे भाग बना दिए, DS1 पृष्ठीय क्षेत्रफल का, DS2 पृष्ठीय क्षेत्रफल का और DS3 पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो हम क्या कहेंगे, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, लिखें फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। ठीक है, फिर से ध्यान दें क्या बताया, कंसीडर अ इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज, when plus q charge is given to it, then it will be uniformly distributed over its surface. We have to take a section of infinitely long plane sheet ABCD, due to which electric field intensity is to be determined. Now to calculate the electric field due to this sheet, we have to take a point P, which is situated at distance small r from the sheet on one side.
Similarly, at the same distance on other side, other point P dash is also situated, at which electric field intensity is to be calculated. To calculate the electric field intensity at point P and P dash due to this sheet, we have to form, by taking r as a distance, we have to form a closed surface or Gaussian surface. ठीक है, सो ये हमने Gaussian surface बना दिया. सो surface charge density of sheet चार्ज अपॉन surface area सिग्मा बराबर q अपॉन s, q इक्वल टू सिग्मा s. नाउ हमने अब यहाँ पे क्लोज सरफेस बना दी. सो फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा? फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर. बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर. अब देखो इसमें कितने सेक्शन है? 3. एक सर्कुलर सेक्शन ये, एक सर्कुलर सेक्शन ये, और एक ये कर्व्ड सरफेस. एक ये गोलीय सतह, ये भी गोलीय सतह, और ये वक्र पृष्ठ. सो हमने क्या किया? इसको सेपरेट किया, अलग अलग किया. तो आपका बना फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन S1. पहली सरफेस को देखें तो आपने क्या लिखा? E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस, अब सेकंड सरफेस की बात करें तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर. आपने लिखा E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, ये दूसरी सरफेस हो गई. और तीसरी सरफेस की बात करें तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S3 आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर. ये तीनों सरफेस को हमने क्या किया? सेपरेट कर दिया. अच्छा जी, तीनों सरफेसेस को सेपरेट कर दिया. आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी में यहाँ पे लिख देता हूँ. फर्स्ट इक्वेशन Q इक्वल टू सिग्मा s है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है. Q इक्वल टू क्या है? सिग्मा s है. अच्छा जी, अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, Q इक्वल टू सिग्मा s है, तो आपने इसमें टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है. कुल फ्लक्स, कुल गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है. इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? फाई इक्वल टू, ये देखिए पहली सरफेस के लिए देखिए, फर्स्ट सरफेस S1, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभिलंब समांतर है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है नॉर्मल टू द सरफेस. कैसे हैं? पैरेलल टू ईच अदर. कैसे हैं? पैरेलल टू ईच अदर. तो एंगल कितना बना? 0 डिग्री. यहाँ पे एंगल कितना बना? 0 डिग्री. तो फ्लक्स लिखा हमने फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन S1 EdS1 cos 0, EdS1 cos 0 इस सरफेस के लिए. सेकंड सरफेस देखें, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द सरफेस कैसे हैं? फिर से पैरेलल हैं. कैसे हैं? समांतर हैं. तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा? तो प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 EdS2 cos 0, EdS2 cos 0. अब एक तीसरी सरफेस देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, उस पर नॉर्मल हमने इधर बनाया है. तो आपका इससे क्या होगा? प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S3 EdS3 cos 90. क्या आएगा? EdS3 cos 90. अच्छा, अब आप एक बात बताएं, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0. cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1. और इस cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1. तो आपका ये फॉर्मूला क्या बना? फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन S1 EdS1 प्लस, इसकी बात करें तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S2 EdS2 प्लस, इसकी ये 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, और इस cos 0 की वैल्यू भी 1. इस सरफेस की बात करें तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा. अच्छा, अब आप देखिए फ्लक्स क्या आया आपका? फाई इक्वल टू E कांस्टेंट है, हमने बाहर लिख दिया, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S1 ds1 बन गया ये, प्लस E कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds2. अब आप देखिए इस सरफेस का टोटल सरफेस एरिया क्या कंसीडर किया था? S1. इस सरफेस का टोटल सरफेस एरिया क्या था? S2. सो हम आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका सर्कुलर सेक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा S1. इसका इंटीग्रेशन ds2 का क्या आएगा? S2. ES2. अब आगे देखिए आपका ES1 प्लस ES2 आ गई है सरफेस इंटीग्रेशन करने के बाद. अब आप देखिए ये एक ही बेलन है, ये एक ही सिलेंडर है, और एक ही सिलेंडर का ये सर्कुलर सेक्शन है और इसी का ये सर्कुलर सेक्शन है. एक ही बेलन के दो वृत्ताकार पृष्ठ हैं, ये एक ही बेलन के दो वृत्ताकार पृष्ठ हैं, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा. एक ही बेलन के दो वृत्ताकार पृष्ठ हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होगा. मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो आपकी S1 सरफेस है वो बराबर होनी चाहिए S2 को. इसको मैंने S मान लिया. लेट S1 इज इक्वल टू S2 इक्वल टू S, ऐसा मान लिया.
अब आपने अगर ऐसा लिखा तो देखो फ्लक्स क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स कितना उत्पन्न होगा इसको देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा इस सरफेस पर, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करेंगे जब आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे जब आप, तो देखो वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पे क्या आएगी, S1 प्लस S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S। तो आपने क्या लिखा, फाई इज इक्वल टू क्या बना, ES प्लस ES, ठीक है। ES प्लस ES क्या हो गया आपके पास में, 2ES हो गया, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2, ये तो फर्स्ट हो गई थी, ये 2 हो गई। अब देखो फिर बाय गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय से, बाय गॉसेस थ्योरम, गॉस की प्रमेय से बाय गॉसेस थ्योरम, गॉस थ्योरम की हेल्प से आप क्या लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू वो क्या आएगा 1/ε0 इनटू q, क्या आएगा 1/ε0 इनटू q। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3। तो आप देखिए आप, ये भी फ्लक्स है और ये भी किसकी वैल्यू है, फ्लक्स की वैल्यू है, ये भी किसकी वैल्यू है, फ्लक्स की वैल्यू है, और ये भी किसकी वैल्यू है, फ्लक्स की वैल्यू है। तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दिया, इन दोनों समीकरण को हमने क्या कर दी, तुलना कर दी, समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो जब आपने यहाँ पे इक्वेशनों को कंपेयर किया तो देखिए क्या बना, दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर कर दिया समीकरण 2 एवं 3 से, या आप ऐसे कह सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंड गेट द फाइनल आंसर। अगर आप इनको कंपेयर कर लेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास मिल जाएगा। तो देखो क्या आएगा, 2ES is equal to 1/ε0 into Q। तो आपको फील्ड चाहिए तो E इक्वल टू क्या आएगा, E इक्वल टू 1/2S ε0 into Q, ठीक है। Q का मान समीकरण 1 से रखने पर, पुट वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन 1, Q फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन 1, Q का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो क्या आएगा ये E इक्वल टू 1/2ε0 S इनटू Q की वैल्यू क्या है, सिग्मा S। अब आप देखिए एक सरफेस S से ये सरफेस S कैंसिल हो गया, S से ये S कैंसिल हो गया और S से S कैंसिल हो गया, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। ये अपरिमित विस्तार के चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई, जो चालक से लिए गए, चालक के पृष्ठ से दूरी पर लिए गए बिंदु पर निर्भर नहीं करती है, मतलब r दूरी पर निर्भर नहीं करती है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू this charge non-conducting sheet which not depend on distance of point taken from the perpendicular to sheet, distance of point taken perpendicular to sheet, it not depend on it, ठीक है, उस पर निर्भर नहीं करती है। तो मैं कहूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कहें तो R not depend on, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, r की पावर 0, r की पावर 0 का मतलब क्या, कांस्टेंट, r की पावर 0 का मतलब क्या, कांस्टेंट, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है। एंड आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठीय आवेश घनत्व के कैसे समानुपाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व के कैसे समानुपाती है। जैसे जैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल आल्सो इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या, एक तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है इंटेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो अगर हम इसमें एक तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या करें, ग्राफ ड्रॉ करें। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट इज, क्या फॉर्मूला आया, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। फिर एक चीज और देखो, अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप लिखना चाहें, तो हमने लिखा इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म इसका क्या बनेगा, सॉरी इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म लिखे तो क्या बनेगा, देखिए E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट इनटू n कैप। जो वेक्टर फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका वेक्टर फॉर्म बन गया। अगर हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सदिश रूप बन गया ये इसका, क्या बन गया, सदिश रूप। अगर हम इसमें ग्राफ बनाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के लिए, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए, तो सबसे पहले हम देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए ग्राफ बनाते हैं। We have to draw the graph between electric field intensity E and surface charge density sigma। दोनों के लिए ग्राफ बनाओगे तो then we obtain a straight line, सरल रेखा मिल जाएगी आपको। क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सरल रेखा मिल जाएगी। यहाँ पर आपका जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सिग्मा के। बट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के लिए ग्राफ बनाते हो, we have to draw the graph between electric field intensity and distance of point from the sheet। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द शीट, तो देखो ये डिपेंड नहीं कर रही है, इंटेंसिटी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई। तो इंटेंसिटी विल नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द शीट, मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, जो अचालक परत है उससे लिए गए दूरी पर लिए गए बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करती, मतलब r पर निर्भर नहीं करती है। तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल ग्राफ मिलेगा आपको। आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, कितनी भी दूरी पर लेते जाओ, वो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम अनचेंज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी अनचेंज। तो आपकी क्या है, चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, ठीक है। अब हमको किसके लिए पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शीट। ये सेकंड एप्लीकेशन था, आपने जो अभी पढ़ा है अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है, इसका दूसरा अनुप्रयोग है गॉस के नियम का। अब हम इसका तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शीट। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपरिमित विस्तार की चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग है। गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग क्या है, अपरिमित विस्तार की चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट, प्लेन कंडक्टिंग शीट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट। इसके ये थर्ड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, तीसरा अनुप्रयोग है गॉस के नियम का, ठीक है। क्या, अपरिमित विस्तार की अचालक परत के कारण, क्या है, अपरिमित विस्तार की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने पहले पढ़ा। अब क्या पढ़ना है, चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो थर्ड एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट, ठीक है। अनंत विस्तार की चालक परत के कारण या अपरिमित विस्तार की, एक समान रूप से आवेशित अपरिमित विस्तार की चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखो हमको इसमें कंडक्टिंग शीट बनानी है, सो वी हैव टू कंसीडर दैट दिस इज ए कंडक्टिंग शीट। कैसी शीट है, कंडक्टिंग शीट है। कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। दिस इज ए कंडक्टिंग शीट, सॉरी, एक हमको यहाँ पे एक कंडक्टिंग शीट फॉर्म करते हैं, हम एक कंडक्टिंग शीट बनाते हैं, चालक परत बनाते हैं। तो देखिए कंडक्टिंग शीट क्या होगी इसकी, दिस इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट। कैसी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट है ये, लाइक दिस, ठीक है। सॉरी, ओके, हम इसकी सरफेस इधर बना देते हैं। ये हो गई आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट। When plus Q charge is given to this sheet, ये आपकी कंडक्टिंग शीट हो गई,
ठीक है, आवेशित परत हो गई, कंडक्टिंग शीट हो गई है। When plus Q charge is given to this sheet, अब कंडक्टिंग शीट है तो कंडक्टिंग शीट की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी है कि चार्ज इसके दोनों सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो आवेश है इसके दोनों परतों पर क्या होता है, एक समान रूप से वितरित होता है। कैसे होता है, दोनों परतों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग शीट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो चार्ज है इस पर यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये आपकी कंडक्टिंग शीट हो गई, चार्ज कंडक्टिंग शीट हो गई। और ये चार्ज कंडक्टिंग शीट कैसे है, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है। कैसे है, ये अनंत विस्तार की परत है, ये इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, अब ध्यान से दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट, अपरिमित विस्तार की चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारी ये कंडक्टिंग शीट हो गई। When plus Q charge is given to this sheet, then it will be uniformly distributed over its surface। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस समझिए जरा क्या है। नॉन कंडक्टिंग शीट में आप जिस सरफेस को चार्ज देते हो केवल उसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और कंडक्टिंग शीट में क्या होगा, आप एक सरफेस को चार्ज दोगे, एक सरफेस को चार्ज करोगे तो ये चार्ज क्या होगा, बोथ द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे होगा, बोथ दी सरफेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये ABCD हमने शीट को नाम दे दिया, ABCD ये सरफेसेस हो गई, एक पार्ट हो गया इसका। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, माना अपरिमित विस्तार की एक चालक परत है, अपरिमित विस्तार की एक चालक परत है। जब इसको प्लस Q आवेश देते हैं तो ये आवेश चालक परत के दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब हमने क्या किया, इस चालक परत का एक भाग लिया ABCD, चालक परत का एक भाग लिया, कौन सा भाग लिया, ABCD। इस भाग के कारण हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। नॉन कंडक्टिंग में जिस सरफेस को आप चार्ज दोगे उसी पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कंडक्टिंग में आप एक को दोगे तो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या बताया, अचालक परत में आप जिस सतह को आवेश दोगे केवल उसी पर वितरित होगा, लेकिन अचालक परत में क्या होगा, आप एक सरफेस को चार्ज दोगे, एक सतह को आवेशित करोगे तो दूसरी सतह भी क्या होगी, आवेशित हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज। अब हमको क्या करना है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कैलकुलेट करना है। सो हमने क्या किया, अपरिमित विस्तार की अचालक परत है, अपरिमित विस्तार की जो चालक परत है उसके भाग ABCD के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। We have to calculate electric field intensity due to this uniformly charged infinitely long conducting sheet। ठीक है, so to calculate the electric field due to this sheet we have to take on a section ABCD, a part ABCD of sheet। So surface charge density of this section, इस sheet के कारण पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन सरफेस एरिया S। इसका सरफेस एरिया S कंसीडर किया, मल्टीप्लाई करो तो Q इक्वल टू क्या बनेगा, सिग्मा S। ये पहले समीकरण आ गया। अब हमें क्या करना है, आपने एक चीज पढ़ी है कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ऐसा हमने प्रूफ किया था। केवल इसके कारण जो इंटेंसिटी आएगी वो कैसे आएगी, अवे फ्रॉम द सरफेस। कैसे आएगी, अवे फ्रॉम द सरफेस आएगी, सतह से बाहर की तरफ आएगी। सो हमने क्या किया, वी हैव टू टेकन अ सरफेस ऑन द शीट, ठीक है, हैविंग सरफेस एरिया S2 या S3 जो भी मान लिया, and from this surface at a distance small r a point P is situated outside the sheet at which electric field intensity is to be determined। So to calculate the electric field intensity at this point P by taking r as a distance, we form a closed surface or Gaussian surface। We have to form a closed surface or Gaussian surface। हमने क्या कहा, इसके कारण तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने एक बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया। क्या कहा, एक बंद पृष्ठ बनाया, गॉसियन पृष्ठ बनाया। We have to form a closed surface और गॉसियन surface। इतना समझ में आ गया क्या, इस ABCD भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक
शीट पर एक बिंदु लिया, उसे r दूरी पर शीट के बाहर, शीट के लंबवत, इस परत के लंबवत एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आपको इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, r को दूरी मानते हुए एक बंद पृष्ठ का निर्माण कर देते हैं या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर देते हैं। क्या बताया, r को दूरी मानते हुए एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हमने ये r को दूरी लेकर एक बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ बना दिया। अब जैसे आपने यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ बनाया, तो ये देखो, ये गॉसियन पृष्ठ या क्लोज सरफेस हो गई, तो इसका सरफेस ये हो गई S1। ठीक है, ये सरफेस को हमने कंसीडर कर दिया S2, और यहाँ पर एक और सरफेस हो गई, ये इसको हमने कंसीडर किया S3। ये क्या होगी, S3, ये पूरी सरफेस क्या हो गई, S3। अब आप देखिए, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और प्लस आप इसके कारण इसकी दिशा बाहर की ओर, तो ये E हो गई बाहर की तरफ। इस सरफेस पर नॉर्मल बनाओगे तो n कैप ऐसे बन जाएगा, इस पर अभिलंब बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा, बाहर की तरफ नॉर्मल इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सरफेस, हमेशा पृष्ठ से बाहर की ओर। इसका सरफेस जो है ये हो गया आपका DS1, इस सरफेस को आपने कहा DS3। यहाँ पे भी एक छोटा सा स्मॉल सरफेस बना लेते हैं, इसको हमने नाम दे दिया DS3, और नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो अवे फ्रॉम द सरफेस ऐसे ही बनेगा अंदर की तरफ। ठीक है, अब आप एक ध्यान दें कि ये हमको एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज, लेकिन अगर ये कंडक्टिंग शीट है तो किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य। तो ये जो पार्ट है ये जो है वो अंदर की ओर निर्दिष्ट होता है, पृष्ठ के अंदर की तरफ है। कैसे, पृष्ठ के अंदर की तरफ है, इस कारण इस पर जीरो होगा। देखो शीट के एक, मान लो ये शीट हो गई, इस भाग पर चार्ज है और इस वाले पार्ट पर चार्ज है, लेकिन इसके अंदर बीचों बीच इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। इंटेंसिटी क्या है इसके अंदर, जीरो है। जैसे मैं ये कह दूं ये वाला पार्ट है, इतना सेक्शन ये इधर की तरफ जाता है, तो इस सेक्शन पे जीरो, ये इधर बाहर और ये ऐसे परपेंडिकुलर, ये कंडीशन है इसमें। ये शीट है तो ये अंदर की ओर निर्दिष्ट हो रहा है एक बिंदु, ये बेलनाकार भाग हो गया तो ये अंदर की ओर निर्दिष्ट हो रहा है ये बिंदु, ऐसे भाग बना हुआ है ये। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इसके कारण। ठीक है, तो हमने ये पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाल लिया। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ABCD सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग शीट। ठीक है, सो a point is situated on the surface of sheet, and from this point at a distance small r, a point P is situated at which electric field intensity due to this conducting sheet is to be determined. So to calculate the electric field by taking r as a distance, we form a closed surface or Gaussian surface. ठीक है, क्या बताया आपको, इस ABCD भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसके पृष्ठ से पर लिए गए किसी बिंदु से r दूरी पर पृष्ठ के बाहर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए r को दूरी मानते हुए हमने क्या किया, एक बंद पृष्ठ का निर्माण कर दिया या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, इस क्लोज सरफेस से बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, फाई इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन E डॉट ds। अब आप इसके तीन सेक्शन है, तीनों को अलग अलग करके लिख दें, तीनों को हम सेपरेट लिखेंगे तो फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S1 E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर, ये एक सरफेस हो गई, प्लस दूसरी सरफेस की बात करूं मैं तो ये S3 S2 होगा, ये क्या होगा S2। तो दूसरी सरफेस की बात करूं तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, और तीसरी सरफेस की बात करूं तो प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S3 E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। तीनों भाग हमने अलग अलग कर दिए,
इसका ये वाला भाग अलग किया, ये क्लोज सरफेस है, इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन होता है। अब हमने इसके 3 सेक्शन अलग अलग कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसके जैसे ही तीनों सेक्शन अलग किए, सो ये जो सेक्शन है S2 ये किधर की तरफ जाता है, शीट के अंदर की ओर निर्दिष्ट होता है, किधर की तरफ, अंदर की ओर निर्दिष्ट होता है। इस कारण इसके विद्युत क्षेत्र, इस कारण इस भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, इस भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। द सरफेस S2 ठीक है, पॉइंटिंग इनसाइड द सरफेस ऑफ शीट, पॉइंटिंग टुवर्ड्स इनसाइड द सरफेस ऑफ शीट, ये अंदर की ओर निर्दिष्ट होता है, पॉइंटिंग इनसाइड द सरफेस ऑफ शीट, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पार्ट बिकम 0। इस कारण इस भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये कंडक्टिंग शीट है और किसी भी कंडक्टर के अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। जैसे मैं कहूं कि ये सरफेस हो गई, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, अंदर 0 हो गई, तो पार्ट टूट गया ना। आप सोच रहे होगे पहले तो सिलेंडर आपने कंप्लीटली इधर तक बनाया था पूरा फैला के, अब क्यों नहीं बना रहे हो? अब इसीलिए नहीं बना रहे क्योंकि ये वाला सेक्शन अंदर की तरफ जाएगा तो इधर तो इंटेंसिटी आएगी, बीच में फिर 0 हो गई और इधर फिर से मिल जाएगी। इसका मतलब है कि सेक्शन टूट गया ना बीच में, एक एक पार्ट के कारण आपका अलग अलग आ जाएगी इंटेंसिटी। तो देखो फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, ठीक है, ये हम क्या लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर इक्वल टू 0 because it indicating this part integrating inside the sheet, because क्या लिखेंगे, because this part indicating inside the sheet, indicating या present inside the surface of sheet, because this part present inside the surface of sheet, present inside surface of sheet, inside surface of conducting sheet, और कंडक्टिंग शीट के अंदर की तरफ है, ये इनसाइड है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के कारण इस पार्ट के कारण क्या आ जाएगी, 0। इस पार्ट के कारण आपकी इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। तो इस पार्ट के कारण 0 हो गई, इस वाले पार्ट के कारण हमने इंटेंसिटी क्या कर दी, 0। आपका सरफेस चार्ज Q इक्वल टू सिग्मा इज फर्स्ट इक्वेशन। सो हमने इस पार्ट के लिए इंटेंसिटी 0 कर दी, तो आपका फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स की वैल्यू देखते हैं। फ्लक्स फाई इक्वल टू, फ्लक्स क्या बना, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S1 EdS1। अब S1 पार्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द सरफेस कैसे हैं, समांतर है, क्योंकि डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा, cos थीटा, क्या आएगा, cos थीटा आएगा। और ये दोनों पार्ट कैसे हैं, पैरेलल है, समांतर है, समांतर है तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इस पार्ट के लिए अभी हमने पढ़ाई है कि ये अंदर की तरफ निर्दिष्ट होता है, तो 0 हो गया। S3 पार्ट को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमने पढ़ा है कि कैसे जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, हमने प्रूव भी किया था शुरुआत में इसको, कैसे जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, और ये नॉर्मल, तो एंगल कितना बना दोनों, इन दोनों में 90 डिग्री, तो प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S3 EdS3 cos 90, EdS3 cos 90, ये 3 पार्ट बन गए। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तीनों पोर्शंस को, तीनों पार्ट को सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करने पर फाइनल आंसर क्या बनता है वो देखते हैं। तीनों पार्ट को सॉल्व करने पर आपका फाइनल आंसर क्या बनता है इसको देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें फाइनल वैल्यू इसकी कैलकुलेट करें, फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखिए फाइनल वैल्यू क्या आएगी, फाइनल वैल्यू देखते हैं इसकी क्या आएगी। जो फाइनल वैल्यू बनेगी इसकी वो बनेगी फाई इक्वल टू, क्या बनी, फाई इक्वल टू, ये कितना, cos 0 की वैल्यू कितनी, 1, तो ये क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S1 EdS1, ठीक है। ये एक सरफेस के लिए 0 हो गई, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 0, तो प्लस 0 प्लस 0 ये 0 आ गया। अब आप देखो यहाँ पे E आपका कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया हमने E को, और सरफेस इंटीग्रेशन S1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ds1। अब आप इसका सरफेस इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो तो फ्लक्स क्या आएगा, फाई इक्वल टू ES1, क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू ES1।
अब बिकॉज इस टोटल सरफेस का सरफेस क्या है, एस है, तो बिकॉज S1 इक्वल टू एस कह देंगे हम। टोटल सरफेस एरिया के लिए निकालेंगे ना, तो क्या जाएगा, एस आ जाएगा, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू ई एस, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बाय गॉस थ्योरम, आप गॉस की प्रीमिस से लिखेंगे इसको, तो क्या लिख सकते हैं, बाय गॉसेस थ्योरम, बाय गॉसेस थ्योरम, गॉस की प्रीमिस से, गॉस थ्योरम से हमने क्या लिखा कि फ्लक्स क्या पास होता है, फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। गॉस थ्योरम से क्या पढ़ा कि जो फ्लक्स होता है वो होता है फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। ये हो गई आपकी कौन सी इक्वेशन, 3, समीकरण कौन सा हो गया, 3। एंड ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, किस किस की, 2 की और 3 की तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो जैसे आप इन इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। हमने इनको कंपेयर किया, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दिया, तो आपको क्या मिला, ई एस इज इक्वल टू समीकरण 2 और 3 से ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड 3 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अब आप यहां पे क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, क्यू का मान समीकरण 1 से रखने पर, क्यू का मान समीकरण 1 से रखने पर, अब हम जैसे इस क्यू की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्यू की, एंड गेट द फाइनल आंसर। क्यू की वैल्यू हमने पुट करी यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से, और इक्वेशन फर्स्ट से जैसे हम क्यू की वैल्यू रखेंगे तो हमको यहाँ पे क्या होगा, इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा, फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा। तो कितना आएगा वो, ये कितना आएगा, ई एस इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, क्यू क्या है आपके पास, सिग्मा एस है, और ये एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इंटेंसिटी क्या आ गई, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये नॉन कंडक्टिंग शीट से इंटेंसिटी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, कितने गुना है, 2 गुना है। ठीक है, अचालक परत से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई है वो कितने गुना है, 2 गुना है। अच्छा, एक बात और, इंटेंसिटी इज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आउटसाइड द सीट, ये भी दूरी पर निर्भर नहीं करती है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इज टेकन आउटसाइड द सीट, जो चालक परत है उससे बाहर की तरफ जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी दूरी पर तीव्रता निर्भर नहीं करती है, दूरी पर तीव्रता निर्भर नहीं करती है। अच्छा, अब ये दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है, बट इट डिपेंड ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन जो आपकी चालक परत है उसके पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर करती है। किस पर डिपेंड करती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व पर डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों बात क्लियर हो गई। अब हमको इसका सदिश रूप लिखना है, तो इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में। और अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या आएगा, ये ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा, ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन के। ये इसका कौन सा रूप हो गया, सदिश रूप हो गया। क्या हो गया सदिश रूप, E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू n कैप। फिर से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग शीट और नॉन कंडक्टिंग शीट, चालक परत और अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत से बाहर की ओर ली गई दूरी पर निर्भर नहीं करती है, दूरी पर निर्भर नहीं करती है, केवल किस पर करती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट इज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टेकन अवे फ्रॉम द सीट। ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टेकन अवे फ्रॉम द सीट एंड इट डिपेंड ओनली ऑन व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सीट। किस पर डिपेंड करती है, केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सीट। ठीक है, परत की पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर करती है। अब देखो आप, हम इसमें अगर ग्राफ बनाते हैं तो आपको कैसे ग्राफ मिलेंगे। ठीक है, इनके लिए हमने क्या किया, कंडक्टिंग शीट के लिए और नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए ग्राफ ड्रॉ करने थे, तो हमने कंडक्टिंग के लिए ड्रॉ करने हैं, नॉन कंडक्टिंग के लिए ड्रॉ किए थे। ठीक है, तो इस चालक परत के कारण हम ग्राफ बनाते हैं कि कैसे कैसे आपको ग्राफ प्राप्त होंगे, चालक परत के कारण आपको क्या ग्राफ प्राप्त होंगे। तो ध्यान दीजिए, इंटेंसिटी जो आपने पढ़ी वो क्या पढ़ी है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है चालक परत के कारण।
आपने पढ़ा कि ये तीव्रता जो है सिग्मा के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो हमने ये ग्राफ बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी में। ये ग्राफ हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय आवेश घनत्व के मध्य बनाया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस पर हमने इंटेंसिटी लिख दी, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख दी। ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, सरल रेखा मिल जाएगी। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। फिर देखो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस के लिए भी ग्राफ बनाना चाहते हैं यहाँ पे तो हम बिल्कुल बना सकते हैं। डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए ग्राफ बनाएं तो ये इंटेंसिटी हो गई और ये डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई। अब ये डिपेंड नहीं कर रही है, हम ये पॉइंट यहाँ ले लें, यहाँ ले लें या और पास में ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटेंसिटी हमेशा क्या आएगी? ये सेम आएगी। मतलब ये कैसी है? कांस्टेंट है। कैसी है? नियत है। चालक और अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है? हमेशा नियत है, कांस्टेंट है। ये दूरी पर निर्भर नहीं करती है, दूरी पर निर्भर नहीं करती है तो आप यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं E इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, दूरी अक्ष के कैसे आ जाएगा? ये समांतर आ जाएगा। दूरी अक्ष के कैसे आ जाएगा? समांतर आ जाएगा। और आप यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं? नियत कह सकते हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की कंडक्टिंग शीट के कारण और नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण। ठीक है, तो आप अच्छे से जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके प्रॉपर्ली नोट्स बनाते जाइए। साथ साथ में क्या करना है आपको? इन सबके प्रॉपर्ली नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, और आपको आगे की तरफ पढ़ते जाना है, क्योंकि आप जब तक पुराने कॉन्सेप्टों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, इन कॉन्सेप्टों को नहीं सीखेंगे, तो आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो समस्या ज्यादा आएगी। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 10 चैप्टर हैं आरबीएससी में। ठीक है, कितने हैं? 10 चैप्टर हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही 4 चैप्टर हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो लगभग 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है। इसके बाद थर्ड भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही है और फोर्थ चैप्टर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही है। उसमें हम संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप प्रॉपर्ली पढ़ते जाइए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कितने सारे चैप्टर हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखोगे, पुरानी चीजें नहीं सीखोगे, तो आगे पढ़ने में बड़ी समस्या आएगी। ठीक है, तो आप इसी के साथ पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। आसान फिजिक्स को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।